नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं एम.एफ. हुसैन की बात करूंगा। एम.एफ. हुसैन जो देश के मशहूर पेंटर रहे हैं और 2011 में उनका इंतकाल हुआ लंदन में। 17 सितंबर 1915 को उनका पंढरपुर में जन्म हुआ था। और आप सभी जानते होंगे कि सिनेमा से उनको कितना प्रेम था, हिंदी फिल्मों से उनको कितना प्रेम था। और वे 17 साल की छोटी उम्र में, किशोर उम्र में वे मुंबई आ गए थे। मुंबई में उनके आने का उद्देश्य यही था कि वे फिल्मों में काम करें। फिल्मों में काम करने के लिए अब चूँकि वो उम्र थी और वो पेंटिंग जानते थे, तो उनको होर्डिंग बनाने का काम मिला पहले। और होर्डिंग बनाने में वो इतने माहिर थे और पेंट करने में, फिल्म के पोस्टर बनाने में, और वहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी, और जिसका उनको फ़ायदा परवर्ती जीवन में हुआ, जहाँ उन्होंने उस कला का, उस जो व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर चीज़ों को देखने समझने का एक तरीका सीखा वहाँ पर, उसे वो भित्ति चित्रों में, अपने इंस्टॉलेशन में और दीवारों पे जो चित्र बनाए हैं उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था। मैंने बहुत पहले राज बब्बर के घर में एक दीवार पे बनी उनकी पेंटिंग देखी थी, और मैंने सुना कि ऐसा वो कई अपने प्रियजनों के घर पे कर चुके हैं। नादिरा बब्बर को वो बहुत ही स्नेह देते थे और नादिरा बब्बर की वजह से वे राज बब्बर के घर में उन्होंने इस पेंटिंग को तैयार किया था। फिल्मों का उनका लगाव इतना ज़्यादा था, उनका इतना गहरा था कि वे फिल्मों में कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और इसका परिणाम हुआ कि 1967 में सबसे पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर। ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म है और 1967 में बनी थी ये। इसको फिल्म्स डिवीज़न ने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था इसको। इसमें सिर्फ संगीत है और कुछ इमेजेस हैं, छवियां हैं, जिसमें एक लालटेन है। लालटेन उनकी फिल्मों में बाद में भी आता रहा। लालटेन है और एक राजशाही जूती ये टूटी हुई, और छतरी है, और किला है बूंदी का, और उसके अलावा कुछ औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी इमेजेस है, और राजस्थान का पूरा बैकड्रॉप है। इसमें उन्होंने एक कुछ कहने की कोशिश की है संगीत से। फिल्म में कोई संवाद नहीं है, ना कोई नरेशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ संगीत है और छवियां हैं। लगभग 15 मिनट की फिल्म फिल्म्स डिवीज़न के साइट पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित से वे कितना स्नेह करते थे, उनके प्रति आसक्त थे, उनके रूप पर और उनके नैन नक्श पे, उनकी देह यष्टि पे, उनके शरीर सौष्ठव से वे बहुत ही आकर्षित थे, और लगातार उनको पेंट कर रहे थे, वो लगातार उनकी ड्राइंग कर रहे थे और उन्हें तस्वीरों में उतार रहे थे। ये संयोग की ही बात है कि एक बार जब शुरू के दिनों में मैं यहाँ था और माधुरी दीक्षित के इंटरव्यू का मुझे न्योता मिला था, और मैं दिल तो पागल है कि शूट पर गया था, सेट पर उनके इंटरव्यू के लिए फिल्मिस्तान में, और वहाँ एम.एफ. हुसैन भी आए हुए थे, और एम.एफ. हुसैन तब उनकी सीरीज़ तैयार कर रहे थे, और एम.एफ. हुसैन ने उन्हें पेंट किया था उनके कमरे में, मेकअप रूम में बैठे हुए। और संयोग से मैं वहाँ बैठा हुआ था और उन्होंने दिखाया था मुझे कि ये देखो, आपकी भी तस्वीर मैंने इसमें खींच दी है, कि एक पत्रकार उनसे मिलने आया है। संयोग कुछ ऐसा था कि वो तस्वीर मैं ले नहीं पाया उनसे, और या मेरे अंदर वो बात नहीं आई। हाँ, लेकिन मैंने पूछ करके उस पर अपना नाम ज़रूर लिख दिया था, और पता नहीं अब वो तस्वीर कहाँ है। बाद में माधुरी दीक्षित को लेकर उन्होंने गजगामिनी फिल्म बनाई। गजगामिनी में माधुरी दीक्षित ने एक साथ शकुंतला, संगीता, गजगामिनी, मोनिका और मोनालिसा, इन सारी भूमिकाओं में दिखी थी अलग अलग। उनकी नृत्य मुद्राएं, उनकी भाव मुद्राएं, उनकी देह यष्टि और बैक शॉट जिस तरीके से वो लेते थे उनका। और गजगामिनी, गजगामिनी आप सभी जानते हैं कि गजगामिनी का मतलब ही होता है हाथी के चलने का तरीका। गजगामिनी
गज मतलब हाथी कहानी मतलब चल रही है। तो उस पर वो पूरी फिल्म थी। यह फिल्म वैसे समीक्षकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, दर्शकों को भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म को दोबारा विजिट करना चाहिए और देखा जाना चाहिए। देखना इसलिए ज़रूरी है कि एक पेंटर, एक मशहूर पेंटर, एक प्रगतिशील किस्म का पेंटर, वो कैसे चीज़ों को विजुलाइज करता है पर्दे पर, गति चित्रों में, क्योंकि उनकी पेंटिंग गति चित्र नहीं है, वो स्थिर चित्र हैं। और गति चित्रों में जब वो अपनी सौंदर्य की कल्पना करता है या नारी सौंदर्य को पर्दे पर पेश करता है, तो किस तरह के इमेजेस का इस्तेमाल करता है। यह फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए। 2000 में यह फिल्म आई थी और बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि यह विदेशों के फिल्म फेस्टिवल में और बर्लिन में इसको अवार्ड भी मिला था। लेकिन यही होता है, चूँकि भारत में हमारी फिल्मों को देखने की एक ख़ास रूढ़ी बन चुकी है। हम एक ख़ास तरह की फ़िल्म देखते हैं, हमें दूसरे तरह की फ़िल्म, प्रायोगिक फिल्में, अलग शैली की फ़िल्में पसंद नहीं आती हैं। मुझे लगता है ऐसी फिल्म देखने के लिए एक अलग तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। और मैं ऐसे मेकर्स से हमेशा कहता हूँ, एम एफ हुसैन रहे हों या दूसरे, कि उनको अपनी फिल्म के बारे में कुछ चाबियाँ देनी चाहिए, कुछ बताना चाहिए, संकेत देना चाहिए इस फिल्म को आप कैसे और कहाँ से देखें। एम एफ हुसैन ने उसके बाद 2004 में फिर एक फिल्म बनाई, मीनाक्षी टेल ऑफ 3 सिटीज़। इसमें तब्बू थी, रघुवीर यादव थे, कुणाल कपूर थे, और यह फिल्म फिर से नारी सौंदर्य और नारी की कथा थी। इसमें एक हैदराबाद की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेंट के साथ बोलती है वहाँ की, उसकी कहानी थी। वह अपने लिए एक लेखक खोजती है जो उसके बारे में लिख सके। एक नवाब है, वो लिखने के लिए तैयार होते हैं और फिर उसकी वो कल्पना करते हैं अलग अलग शहरों में। हैदराबाद है, जैसलमेर है, प्राग है, इन शहरों में जाते हैं और उसके बारे में पूरी कहानी कहते हैं। यह बहुत ही मल्टी लेयर्ड और टेक्सचर्ड फिल्म थी। इस बार समीक्षकों ने ज़रूर थोड़ा पसंद किया इसे, लेकिन अगेन ये दर्शकों के बीच ज़्यादा पसंद नहीं की गई। लेकिन मकबूल फ़िदा हुसैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके लिए तो अपनी बात पर्दे पर पेश कर देने की एक जिद थी, जिसे उन्होंने अपनी इन 3 फिल्मों से अलग अलग समय पर पूरा किया। एम एफ हुसैन प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए प्रगतिशील कलाकारों की जो मंडली थी उसके बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, उन्होंने लीड भी किया। हम सभी जानते हैं कि उनकी पेंटिंग की कितनी कीमत थी और बहुत ही प्रोलिफिक पेंटर थे वे, धड़ाधड़ पेंटिंग किया करते थे। मुझे एक सीए ने उनके बताया था कि वो जानबूझ करके उनको बिठा देता था, उनके काम में देरी करता था, ताकि खाली बैठे हुए एम एफ हुसैन उसके घर में जो सादे कागज़ रहते थे उन पर कुछ कुछ स्केच कर दिया करें। और ऐसे स्केचेस की भरमार है उनके पास। और हम सभी जानते हैं कि जो फिल्मी अभिनेत्रियां थीं, फिल्मों की अभिनेत्रियों से भी उनकी आसक्ति बनी रही। जैसा कि माधुरी दीक्षित के बारे में तो मशहूर है ही, उसके बाद से तब्बू रहीं, तब्बू के बाद उन्होंने अमृता राव के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। उनकी विवाह देखने के बाद वे उसके प्रशंसक बन गए थे। और एक बार जब वो दुबई में रह रहे थे, दुबई में अमृता राव से मिलने आए थे, और जब उन्हें छोड़ने गए एयरपोर्ट तक, तब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ। उसमें वो दर्द था उस कथन में उनके, कि मैं भारत नहीं आ सकता। हालांकि इस बात से वो इनकार करते रहे कि मैं किसी आत्मनिर्वासन में हूँ या एग्जाइल में हूँ या मुझे भागना पड़ा है भारत से। हुआ ये था कि उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पेंटिंग को लेकर बहुत विवाद हुआ था और हिंदू संगठनों की तरफ से उन पर आक्रमण किया था। ये 2005 की बात है, जी हाँ, तब अभी का समय नहीं था। और तब भी भारत सरकार उनको संरक्षण नहीं दे सकी थी, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई थी, और उन्होंने बेहतर समझा था कि वे विदेश चले जाए।
उन्होंने मरने से 2 साल पहले 2009 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें अपनी सारी पीड़ा व्यक्त की थी। और उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं 2006 में नहीं 2005 में विदेश आ गया था और वो इसलिए आया था, मैं भागा नहीं था। मैं भारत कभी भी जा सकता हूँ, मैं विदेश में काम कर रहा भारतीय हूँ। तो मुझे ऐसा भगोड़ा न समझें, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि उन पर अनेक मुकदमे हो चुके थे देश के अंदर। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर 900 मुकदमे चल रहे हैं। जी हाँ, और मुझे अपने वकील को 60 से 70 हज़ार रुपये भुगतान करना पड़ता है जब वो सम्मन लेकर आता है कोर्ट। मालूम नहीं क्या स्थितियां हैं, हमारे यहाँ शुरू से ही रही हैं, चाहे वो अभी का समय हो या पहले का समय हो, कांग्रेस के समय। अब व्यक्ति की आज़ादी पर हमेशा से अंकुश लगाया जाता रहा है और एम.एफ. हुसैन भी इसके शिकार रहे। और एक ऐसी प्रतिभा को हमने उनके अंतिम समय में भारत में रहने लायक स्थितियां नहीं रहने दी। उन्हें लंदन जाके रहना पड़ा, दुबई जाके रहना पड़ा और लंदन में ही उनके प्राण पखेरु गए। यह तो स्थिति रही। खैर, आप मौका मिले तो ज़रूर उन फिल्मों को देखें, एम.एफ. हुसैन को याद करें। मुझे फिर से यही बात कहनी है कि उन इमेजेस को देखें, उन बिंबों को देखें, उन प्रतीकों को देखें। एक चित्रकार कैसे फिल्मकार बनता है और स्थिर चित्रों को गति चित्रों में तब्दील करता है, तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, क्या रूपात्मक परिवर्तन होते हैं, क्या भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, क्या भावात्मक परिवर्तन होते हैं। और यह परिवर्तन देखना और समझना सौंदर्य की अनुभूति के लिए, रसास्वादन के लिए एक नई ऊर्जा दे सकता है आपको। आज इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यह चैनल देखते रहें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजा दें। जी हाँ।